हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कल मैंने वादा किया था कि स्थल मंडल से आप लोग का कंप्लीट करवा दूंगा कल लूसेंट का। तो लूसेंट का भी हमारा चल रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, जाकर के एक एक वीडियो को सही से देखिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं लगाइए, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर जल स्थल और 71% पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। मैंने बताया था कि 71% जल है, लेकिन उसमें कितना परसेंट पीने योग्य है, स्वच्छ जल है, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। कल ही बताया था आप लोगों को। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। आगे हमारा पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर पूछ भी देता है, 8850 मीटर की, तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में उपस्थित है, मेरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। इसको ये अधिकतम गहराई हो गई मेरियाना गर्त और सबसे अधिक ऊंचाई होगी माउंट एवरेस्ट। आगे देखेंगे हम लोग, स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है 1220 किलोमीटर। आगे हमारा चट्टान रॉक के बारे में दिया हुआ है, प्रश्न बनते हैं इससे भी। चलिए एक एक करके देखते हैं हम। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। एक आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में क्या कहा गया है कि यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि। आग्नेय चट्टान स्थूल पत्थर रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज तथा सोना तथा प्लेटिनियम पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेग्माटाइट कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं सेलों में मिलता है। कोडरमा जो कि झारखंड में अवस्थित है। आगे है हमारा आग्नेय चट्टानी पिंड। मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। बेथोलिथ यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है और ये एक बड़े गुंबद के आकार का होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है और यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाही बेथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा स्टॉक। छोटे आकार के बेथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसके ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से कम होता है। अब लेकोलिथ, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। नोट में देखेंगे, लेकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक ही अंतर्वेदी प्रतिरूप है। लेपोलिथ, जब मैग्मा जमकर तस्तिनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलता है। और फेकोलिथ, ये सब पूछता है प्रश्न। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फेकोलिथ कहलाता है। सील, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। सीट कहते हैं। डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। पूछता भी झारखंड सिंहभूम जिला कहाँ है, तो झारखंड में। दूसरा है हमारा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान देखेंगे एक एक करके। इसके बारे में कह रहा है कि प्रकृति के कारकों को द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कॉन्ग्लोमेरेट, नमक की चट्टान एवं सेल खड़ी आदि।
अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं को जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लोह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश्य चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश्य सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है। आगरा का लाल किला तथा दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है। कायंत्रित चट्टान, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायंत्रित चट्टान का निर्माण होता है। कायंत्रित से देखिए स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट। ज्वालामुखी अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया हमारा पॉइंट। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकली वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। सक्रिय ज्वालामुखी देख लेते हैं, इसमें अक्सर उद्गार होता है और वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना और स्ट्रोम्बली। मेक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्रोम्बली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। बहुत पूछता है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप पर है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप पर है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ। चलिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण विश्वेस भूमध्य सागर में, क्राकाटोवा, फ्यूजियामा और मेयन। शांत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देवमंद, पोपा, किलिमंजारो, चिमराजो। आगे है, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका में एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। आगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गेसर, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों और सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फैथफुल गेसर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। धुआंरों, ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनमें गैस व जलवाष्प निकलता है। गंधक युक्त धुआंरों को सल्फतारा कहा जाता है। गंधक युक्त धुआंरों को सल्फतारा। अलास्का के कटमई पर्वत को 1000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को 1000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, रिक्टर स्केल के बारे में दिया है। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसमें पाठ्यक्रम 1 से 9 तक का होता है। उसके बाद जो है रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अग्रणी इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है जबकि 14.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक सेकेंड। निर्माण के आधार पर जो है आपको स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती है, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत देखेंगे, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब चट्टान में स्थिर भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वत के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट और साल्ट रेंज। आगे है पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। अब देखिए, भूसंतति का सिद्धांत कोबर ने दिया, तापीय संकुचन जेफरीज, महाद्वीपीय फिसलन डेली, उसके बाद जो महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर ने, संवहन तरक का होम्स ने, रेडियो एक्टिविटी का जोली ने और प्लेट विवर्तनिकी का हैरी हेस ने।
प्लेट विवर्तन की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जम्बाजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। आगे बढ़ेंगे। अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन। यह पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जिसे विंध्याचल एवं सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सियरा ग्यासा एवं बूटेक। संचित पर्वत, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत रेगिस्तान में बनने वाला बालू के स्तूप की इस श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वत, यह पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टान के मुड़ जाने से बनते हैं। यह लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियाएँ और अभिनितियाएँ होती हैं। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबा पर्वत श्रेणी एंडीज। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 1848 मीटर नेपाल में है, और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है, 5895 मीटर। वलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की श्रृंखला पर आधारित है, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा और किसी समय में 33 सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भ्रूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण 33 सागर में बल पड़ गए और वो ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। पठार, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है और शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार निम्न प्रकार के होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार, पर्वतपदीय पठार, पर्वत तल व मैदान के बीच उठे समतल भाग। महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लेकोलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद। मैदान, यानी 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। अपरदनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो निम्न प्रकार है। लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं वांगो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारक द्वारा निर्मित स्थलाकृति, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उस्रुत, कुआं, गीजर, घोल, रंध, डोलाइन, कास्ट झील, युवाल, पोलियो, कंदरा, स्टेलेकाइट, स्टेलेगमाइट, लेपीज। सबसे अधिक उस्रुत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सर्फ, वेलाचली, तंगड़िका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बलो। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सर्क, टान, अरेट, हार्न, नुनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केम, स्कर। नोट में देख लीजिए कि ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जूगेन, यार्डन, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लिया, लेगून, बरखान, लोएस, पेडिप्लेन। समुद्री तरक द्वारा निर्मित स्थलाकृति, समुद्री भृगु, भुजिहा, लेगून झील, रिया तट, स्टेक, डालमेशियन। भी आकार की घाटी नदी से बनती है। गार्ज का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है। गार्ज का निर्माण जो है नदी की युवा अवस्था में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिया हुआ है लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटी एवं क्या है मोरेन,
हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल जो है चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। जल निर्गम छिद्र और कास्ट मैदान चूना पत्थर के स्थलाकृति में पाए जाते हैं। मरु टिब्बा बहुत पूछता है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। इसमें निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है बरखान कहलाते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है और जो समुद्र तटरेखा पर होती है जिन्हें फ्योर्ड कहते हैं। सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्त है जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हार्ड निर्मित होते हैं। आल्पस पर्वत की चोटी मेटरहार्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हार्न जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार कंघी या आड़ी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरेत कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। आगे सागरी जल तरंग और निर्मित तटरेखा के प्रकार। फियर्ड तट किसी हिमनाकृत उच्च भूमि के सागरी जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण नॉर्वे का तट फियर्ड तट का उदाहरण। रिया तट नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट कहलाता है का उदाहरण है। हेफा तट इम्पोर्टेंट है। डोलिस्मियन तट इम्पोर्टेंट है। चलिए समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डोलमेशियन तट इसका उदाहरण है। निर्गत समुद्र तट स्थलखंड के ऊपर उठने या समुद्री जलस्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पीट, लेगुन, पुलिन, एल्फिन एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। वन निम्न प्रकार के हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत पूछता है। चलिए अच्छे से देखते हैं इसको। इस प्रकार का वन विषुवत-रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। पेड़ों की पत्तियाँ जो है चौड़ी होती है और जहाँ जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा करने वाला वन साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। विषुवत-रेखीय वन इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कॉर्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट आई थिंक होगा, हाँ टेगा वन हमारा वन जो है लास्ट हो जाएगा। चलिए टेगा वन यह सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियाँ निकुली होती हैं। टुंड्रा वन बहुत पूछता है। यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। पर्वतीय वन यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वन में यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अब घास के मैदान। घास भूमियों की 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में, कंपोज जो है ब्राज़ील में, लानोस जो है वेनेजुला और कोलंबिया में। बहुत पूछता है लानोस, वेनेजुला और कोलंबिया में। सवाना में पूछता है अफ्रीका में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ इसे निम्न नाम से जाना जाता है। प्रेयरी अमेरिका में व कनाडा में। प्रेयरी अमेरिका और कनाडा। पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी जो है एशिया, यूक्रेन में। रूस, चीन और मंचूरिया प्रदेश में। स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में। चलिए वीडियो इतना ही यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। बाकी शेयर जरूर दोस्तों के साथ जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।